आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है। ये एक रेखा चित्र है जिसका हम पार्ट 1 करेंगे। ये यूनिट 10 नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है माटी की मूर्ति। ये श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रेखा चित्र लिखा गया है। तो चलिए किस तरह से इन्होंने माटी की मूर्ति को बनाकर जीवंतता प्रदान की है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो देखते हैं राम वृक्ष नवीन संस्करण के रूप में आई है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी है। इनके जो है एक रेखा चित्र है, उसके माध्यम से इन्होंने किस तरह से अच्छे से बताया। पहले इन्होंने लिखा था जो नवीन संस्करण में बताया कि यह माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई है। 6 साल में इसकी 60,000 प्रतियां बिक चुकी और इसी नवीन संस्करण में एक मूर्त जोड़ दी गई, रजिया। तो पहले रजिया नाम नहीं था, लेकिन बाद में इसमें जब 60,000 प्रतियां बिक चुकी हैं, इसकी कॉपियां बिक चुकी, तब रजिया नाम का एक इन्होंने इसमें पात्र जोड़ दिया। क्रम में कुछ भी परिवर्तन किया गया, क्रम में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया और पाठ में भी इससे आदि अंत तक सचित भी कर दिया गया। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में ये और भी पसंद की जाएगी। कौन कहते हैं? श्री राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं। इसका क्रम किस तरह से है, इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं बच्चों। तो जल्दी से देखते हैं, इंडेक्स की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा ये जान लेते हैं ये माटी की मूर्ति क्या बताती हैं। जब आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूते पर कुछ मूर्ति रखी हैं। माटी की मूर्ति होती है ये मूर्ति। इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी फलता। बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम शैदाई या यदि उनसे कोई दिलचस्पी ना लेते, उन्हें देखते ही मोड़ ले। 1 मिनट बच्चों। मुंह मोड़ ले, नाक सिकोड़ ले तो आश्चर्य की बात कौन सी है, किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में एक चीज है, शायद उससे हमारा ध्यान नहीं है, वह है जिंदगी। ये माटी की बनी माटी पर धरी है, मतलब माटी से बनी है, मिट्टी से बनी हुई है और मिट्टी पर ही रखी हुई है। धरी के मतलब रखी हुई है, इसलिए जिंदगी के नजदीक है। जिंदगी से सराबोर ये देखते हैं, सुनते ही खुश होती है, शाप भी देती है, आशीर्वाद देती है। मूर्ति ना तो किसी आसमानी देवता की होती है, ना अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति होता है, मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति के कुछ सुख दुख को दृष्टा शिष्टा बना दिया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्ति, हाँ ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई तो संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। इनकी नाराजगी, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये जिंदगी की नज़दीक ही नहीं, जिंदगी में समाई हुई है, इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, ये तो माटी की ये मूर्ति भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, आप अपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं है, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएं, वे जीवनियाँ किसी रोचक, किसी कैसी मनोरंजक, कैसी प्रवोज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन रात उनका अध्ययन मनन अनुशीलन करना चाहिए। सारी बातें यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है आपके गांव में ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएं, जीवनियाँ राजा रानी, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं, किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद, भगत बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की फुर्सत कहाँ मिली। आगे वो बताने चाहते हैं,
कहाँ पर हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्ति मेरी आंखों के सामने आकर नाचने लगी कि मेरी कलम के चित्रण को याचना करने लगी कि मुझे लगने लगा कि मैं कुछ लिख सकूं। उनकी इस याचना से कुछ ऐसा जोता किया था, ये माटी की मूर्ति तैयार होकर रही, मतलब ये मैंने तैयार कर दिया, इस रेखा चित्र को तैयार कर दिया, लिख दिया। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजुमावा भी इनकी पात भी आ बैठे और अपनी मूर्ति मुझसे गड़वा ही ली। मैं ये साफ कह रही हूँ, ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं, ये चलते फिरते आदमियों के सब चित्र हैं। मानता हूँ कला में उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया रंग रूप में मूल रेखाएं गायब हो जाएं। मैं उस अच्छा रसोईया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर निखर उठे, चमक उठे। डरता सोने चांदी की इस युग में ये माटी की मूर्ति कैसी पूजा पाती हैं, किंतु इधर उन कोई कुछ जो प्रकाश में आई हिंदी संसार में उन्हें सिर आंखों पर लिया। ये मेरी कलम का कलाकार करामात नहीं, मानवता के इन मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उससे उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता और कामना करता हूँ कि कुछ ऐसी माटी की मूर्ति हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने की सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। ये सारी बातें श्री राम वृक्ष बेनीपुरी लिख रहे हैं। इन सब से भी क्वेश्चन वन एक आध बन सकता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलिए अब हम पात्र जो हैं उसकी तरफ चलते हैं और कौन कौन से इसमें अनुक्रम में आते हैं माटी की मूर्ति में। सबसे पहले रजिया, फिर बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगल, रूपा किया जी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा, बुद्धिया, ये सारे पात्र हैं और इनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं रजिया के बारे में। कानों में चांदी की बालियां, गले चांदी का हैंकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोंडाई, भरवा की बूटेदार कमीज पहने वाली, साड़ी के छोर से गले में लपेटे गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन के उस रजिया की स्मृति ताज़ा उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने की रस्सी उतरा कर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर की आवाज आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा ये अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है। मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में एक मेले में खो गया क्योंकि मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई औघार लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। माँ बाप का इकलौता माचल बसी थी, इसलिए उसके एकमात्र धरोहर की को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं थी, किंतु न कोई यह वेशभूषा न यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहीं डालती। 1 मिनट बच्चों। कहीं डालती बच्चों। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहीं कहाँ डालती और भरवा की कमीज पहनी भी उन्हें कभी नहीं देखा था। गोरे चेहरे तो मिलते हैं, किंतु उसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता था वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यह वह बोली, रजिया की माँ जिसे प्रायः अपने गांव में चूड़ियों की खंचियां लेकर आते देखता था, वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी। मतलब उस समय कुछ लोग जो चूड़ी बेचने वाली औरतें थी वो घर घर आकर चूड़ियां बेचा करती थी। वहीं पर रजिया की माँ भी जो है वो चूड़ी बेचने आई है और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुए थी चूड़ी खरीदने के लिए। मुंह से भाव साव करती और हाथ में खरीदारनी के हाथ में चूड़ी चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। वो लड़की रजिया थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खींची
होता था। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और ने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद यह भी नहीं जानती कि ये किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी, सहमी उसके पैर सॉरी बच्चों, इसके पैर तो वहीं बन गए, किंतु इसे ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्यों तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता मीठ, ये छठ की पूजा के जो सामान था वो खा रहे थे। छठ में जो बनाया जाता है मीठा या जो भी उनका अन्न होता वो दिया था रजिया को। ये एक मुसलमान लड़की थी। रजिया कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना में, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर और गर्दन हिलाकर चेहरे पर गिरे बाल की जो लटी हिल हिल उठी थी, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगी। जब उसकी माँ नई खरीदारी की तलाश में मेरे आंगन में चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली तो उसको डोर में बांधी थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ी हारिनों के मुंह पर खेलवाड़ी अजब हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की और मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों नहीं रजिया, ये दूल्हा तुम्हें पसंद है? यहाँ पर मजाक करते उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह एक मुसलमानिन से। जब रजिया की माँ ठाट रही थी तो मैं रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा, रजिया चूड़ी हारिन वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही, जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है और ना क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। बढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब जब आता इधर, रजिया पढ़ तो नहीं सकती थी, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपने मीस पढ़ते पढ़ते मैं बढ़ता गया, मतलब है मैं बड़ा होता गया। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। तभी अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खिंचिया तो नहीं थी, किंतु खरीदारनियों के हाथों में चूड़ियां पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी कि उसके हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती थी। उसकी माँ उससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती वह नई नई खरीदारी फंसाती थी। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे थे। शरीर में और स्वभाव में भी पहली भेंट के बाद पाया था वह कुछ प्रगत हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद है क्या? शहरों में ऐसी ही बालियां पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती है, मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं? वहाँ क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जब अब उसकी ज़रूरत वह भी नहीं शायद जवाब की ज़रूरत वह भी नहीं महसूस करती थी। मतलब मैं उससे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वो प्रश्न पे प्रश्न करे जा रही होती, फिर भी उसे महसूस नहीं होता कि जवाब मिले या ना मिले। फिर कुछ दिनों बाद पाया जब वह अब सकुचा रही है, वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने पे पहले वह उधर उधर देखती और कुछ बातें करती थी, ऐसी चौकन्नी सी कोई और ना ले और सुन ना ले, देख ना ले और सुन ना ले। एक दिन जब वह इसी तरह से बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखिए री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजिए। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसने दोनों गाल लाल हो गए। उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब ध्यान से देखा, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्ची सी किशोरी और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब वह माँ के साथ ही आती, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसकी स्वतंत्र अस्तित्व और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियां पहनाती होती, किंतु भाई तमाशा देखने वहाँ एकत्र हो जाते। क्यों बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती होती, मीस पहना रही होती, तो पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते।
क्या आपने नवोड़ा की कोमल कलाइयों पर कीड़ा रजिया की पतली उंगलियों को और रजिया को। इसी तरह से आगे होता है, आगे देखते हैं। इसमें रस मिलता है पत्तियों में, पत्तियों से कुचले करने में भी वह बाज नहीं आती। बाबू बड़ी महीन चूड़ियां हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्टा लगाती है। अब वह अपने पेशे से निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में निपुण होती जाती है। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए, उनके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हो, सस्ते टिकाऊ टटके से टटके फैशन की बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अंदा भी खोजता है। 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों। रंग रूप न जो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालों की नहीं उनकी भी हो सके, जिनके से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ीहारिन या रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी, अब बूढ़ी हो चुकी फिर भी लगता है कि बहुत शानदार रही होंगी, लाजवाब रही होंगी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई, मीन्स कम होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों तक उसे अपने गांव जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा और पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खींची सिर पर लिए है। मुझे देखते हुए सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया उसका पति है, किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इससे इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया बेहसी बोली, यह मेरा खाविंद है मालिक। खाविंद बचपन की उस पहली मुलाकात उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, ना जाने वह बात कहाँ से सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी परेशानी पर उस दिन शिकत जरूर उठ आए होंगे, मेरी विश्वास है। और एक दिन भी वह आया कि मैं भी खाविन बना, मैं भी मेरी रानी को सुहा की चूड़ियां पहनाने। उस दिन यह रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचा। इस नटखट ने यह लूंगी वह लूंगी, ये मुँह मांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूंगी कि दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट्टू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा ये हसन क्या करेगा? बहूजी ने कहा, यह भी टापता रहेगा। बहुरिया कहकर रजिया ठट्टा मार कर हंसी और दौड़ कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपने प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह ये हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है, न जाने कौन सा डर रहता है इसे। और फिर मेरी रानी को कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इस तरह छाया की तरह डोलती है दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी में रजिया के कानों की बालों में अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था जीवन का रथ घुड़दरे पर पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उसने अचानक पटना से भेंट हो गई। अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसी भेंट कहा जाए। मैं अब ज्यादातर घर से दूर ही रहता, कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल इन दोनों पटना में था। यूं कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यूं जो लोग समझते हैं कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों ना इतने अखबार थे ना इतने संपादक, इसलिए मेरी ही बड़ी कदर है। यह तुम तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे। लोगों को उनका मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक कर एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे, एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए थे। हम पान खा रहे थे और कुछ चुगली चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू आप, वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है चौक पर? मैं चौक
पड़ा। चौक पर बुला रही है मिस फिर मैं चौक पर था। युवक में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? वह चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का झटपट आकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, मैं अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर पीछे देखा। परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ गया और वहां पहुंचा जहां उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ एक स्त्री बड़ी आ रही है। निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। धक्का से लगा कि तू पहचानते देन लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज सिंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर क्लिप, क्या क्या चीज़ें हैं। नया ज़माना, दुल्हनों के लिए नए नए मिजाज। फिर ज़रा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक। मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और यह जब जब तक पूछूं कि अकेली हो या एक अधवयस्क अद्वैस आदमी ने आकर सलाम किया। हसन था, लंबी लंबी दाढ़ियां, हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वह हंसी वही चुअल इधर उधर की बहुत सी बातें करती और न जाने कब तक जारी रखती। मुझे याद था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब ना। जब मैंने जाने की बात की तो हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया तो रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई। अब तो ऐसे भी गांव है जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ में सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारी रेन है, हिंदू दर्जी है। इसलिए रजिया जैसे खानदान पेशे वालों की बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई कि मेरे गांव में यह पागलपन नहीं है और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। हसन का ताया पान खाकर जब मैं चलने की तैयार हुआ तो वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पशुपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? ये कहकर हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली है, पगली पगली है, शहर है शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता कि रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियां रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों से चूड़ियां रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती हो तो लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार आपने हाथ से भी पहना कर देखी है। वह खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, और अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछी से आज तक मुझे यही चूड़ियां पहनाते हैं या नहीं? और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बन रहा है इस समय। लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है ठिठाकर हंस पड़ी, इतनी जोर से मैं चौक का चौक देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उनके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस औघड़ घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज, चेहरे पर गदर गुआर का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास की भावना से अभीत हो गई। ये रजिया का गाँव है, ये रजिया रहती है। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यह कोई रजिया नाम की चूड़ीहारी रहती थी या हसन नाम लेने वाली शम लगती थी? कि मैं वहां नेता बनकर गया था और मेरी जय जयकार हुई थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बड़भागी समझेगा, जिससे दो बातें कर लूंगा वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था। यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जी हाँ, बस एक काम के लिए जा रही थी। अंतर्मन कुछ दूसरी ही ताना बाना बुन रही थी। दोनों में कोई तब में न था, किंतु इससे भी किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो, यह क्या रजिया चली आ रही है। रजिया, यह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई।
रजिया वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियां, गोरे चेहरे पे वे ही नीली आंखें, वह भरवा की कमीज, वे ही कुछ लटे जिन्हें संभलती बड़ी आ रही है। 20 में 40-35 साल का व्यवधान, बीच बीच में 40-35 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना ही तो नहीं देख रहा, दिन में सपना वह आती है जबरन। ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती, सलाम करती और मेरा हाथ पकड़ कहती, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग मुस्कुरा रहे थे। नेताजी आप नेताजी आज आपकी कलई खुलकर रही, आपकी कलई खुलकर रही नहीं, ये ना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है कैसी शोक लड़की है, और दूसरा बोला ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दबा दी है। रजिया की पोती है, ये रजिया की पोती है। बाबू बेचारी बीमार पड़ी है। आपकी चचा अक्सर क्या करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया से के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन चुर ढुर ढुर आंगन भी भरी भरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चला बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। ये बच्ची बड़े बेटी की है, दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। हूबू रजिया, ये दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही थी, दादी ओ दादी घर से निकल। मालिक दादा आ गए, किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकली, बीमारी के मैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे। रजिया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हड़बड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकते हैं। और जब सुना तो आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दे। मालिक ने कितने दिनों बाद भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहुए ने उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ मेरे सामने रजिया खड़ी, दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक को सलाम कहा, उसके चेहरे पे एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़ जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी नीली आंखें जो कोटो रो में धस गई थी, और और अरे चमक उठी आज फिर वे चांदी की बालियों, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक्का चमक रही थी, वे लटें जिन्हें समय में धो पोंछ का शुभ्र श्वेत दिया था। और यहीं पर ये पार्ट समाप्त हो जाता है। वो पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। जो हमारा पार्ट है यहाँ पर रजिया के बारे में हमने जाना, किस तरह से वो स्टार्टिंग में मिलती और अंत में वो बूढ़ी हो जाती। इससे बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जल्दी आप लोगों के साथ मिलेंगे बच्चों। तो जब तक के लिए बाय बाय। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बाकी बच्चों को भी फ़ायदा मिले। तो जय हिंद, जय भारत। नए पार्ट में मिलते हैं।